अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बहुत देर से यही बयानिया दोहराया कि सेनेट के इंतखाबात में सिर्फ़ और सिर्फ नशस्तों को ख़रीदा जाता है और हुकूमत वक्त ने अटर्नी जनरल ऑफिस के ज़रिए अदालत उज़्मा के एडवाइज़री दायरे इख्तियार से यही सवाल किया कि क्या सेनेट के इंतखाबात में तरमीम लाने के लिए आइन में तरमीम लानी होगी या उससे हट कर इलेक्शन एक्ट 2017 को ही बदल कर काम चलाया जा सकेगा। लेकिन अदालत उज़्मा का फ़ैसला अपनी तरफ, हुकूमत ने यह फ़ैसला कर लिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो हर हाल में पार्लियामान में टेबल किया जाएगा और उसके साथ दो चार और भी शिक्के हैं। एक तो दोहरी शरीयत से ताल्लुक़ रखती है कि आर्टिकल 63 में तरमीम की जाए कि अगर एक आदमी की डुअल नेशनैलिटी है तो वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगा, बशर्ते ये कि अगर जीत जाए तो अपनी दूसरी शहरियत उसको छोड़नी होगी। साथ में हमने देखा कि हिज़्ब इख्तिलाफ का क्या कहना था। इसी शो पे डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला साहब ने कहा कि एक तरीका कार होता है आइन में तरमीम लाने की तजवीज़ करने की भी। हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बैठें, सर जोड़ कर आगे चलें और फिर उसके बाद जो बिल है वो एक कंसेंसस का डॉक्यूमेंट बन सकता है। लेकिन हुकूमत ने हमारी बात नहीं सुनी। जब डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट ने ये बात की तो उन्होंने ये वाज़े भी कर दिया कि वो चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब से इख्तिलाफ कर रहे थे और कि अदालत में उनका मौक़िफ़ सामने आएगा। तो इन सब बातों पर हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें दिया अहमद बिलाल महबूब साहब, हु इज़ द हेड ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। बहुत शुक्रिया महबूब साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइएगा सर, आपके जो व्यूज़ हैं वो तो ये आपकी साहब गोई है, आप पहले हमें बता चुके हैं कि सेनेट के ओपन बैलेट का जो एक तरीका है उसको क्यों शायद इतनी तरजीह नहीं देनी चाहिए। लेकिन अब जो बात की जा रही है अहमद बिलाल महबूब साहब कि अब आइन में तरमीम लाया जाए और हालांकि हुकूमत की 2/3 अक्सरियत नहीं है, उसको पुश किया जाए ताकि अवाम के सामने रख दिया जाए बकौल वज़ीर आज़म के कौन चेंज करने की कोशिश कर रहा है, मुस्बत चेंज करने की कोशिश कर रहा है। क्या राय रखते हैं सर? देखिए, ये बड़ी अच्छी पॉलिटिकल मूव है वज़ीर आज़म की तरफ से और मैं इसको इसलिए भी सपोर्ट करता हूँ इस मूव को कि ये सही रास्ता का इंतखाब किया उन्होंने। पहले जिस रास्ते का इंतखाब किया था अदालत के रास्ते से, वो दुरुस्त नहीं था। ये सही तरीका यही है कि कानून के अंदर अगर कोई तब्दीली लानी है तो आप पार्लियामेंट के ज़रिए से सीधी सीधी लेके आएँ और पार्लियामेंट के अंदर पेश करें, उसके अंदर बहस हो, कमेटी के अंदर भेजें, कमेटी में बहस हो, फिर पूरे हाउस में बहस हो और उसके बाद फिर जो भी फैसला हो। और इसकी पॉलिटिकल मूव इसलिए भी अच्छी है कि अपोजिशन जो पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात कमिट कर चुकी हुई है, अब उनके लिए ये करना बड़ा एम्बैरेसिंग होगा, इसकी मुखालफत करना और इसकी हमायत करना भी उनके लिए आसान नहीं होगा। तो ये इस मुश्किल पोजीशन में डालेंगे अपोजिशन को। इस लिहाज से ये इनके लिए पॉलिटिकली तो ये एक अच्छी मूव है। और पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये पार्लियामेंट के रास्ते का इंतखाब दस्तूर के अंदर या कानून में तरमीम करने के लिए अदालत की निस्बत वो बेहतर है। लेकिन असूली तौर पे मेरी पोजीशन वही है कि ये एक इख्तियार है जो कानून और दस्तूर हमारे लेजिस्लेटर्स को देता है कि वो जिसको चाहें अपनी मर्ज़ी से वोट दें और ये कायम रहना चाहिए। अगर आपको बाकरदार लोग चाहिए तो आप सूबाई असम्बली का जब टिकट देते हैं तो उस वक्त ख्याल रखें, ऐसे लोगों को लाएं जो बाकरदार हों, जो पैसे ना लें। इसका मतलब है कि आप तो अपने लेजिस्लेटर्स के ऊपर इजहार एतमाद कर रहे हैं कि ये बेईमान लोग हैं, बेज़मीर लोग हैं जो पैसे खा रहे हैं और सेनेटर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आपने टिकट क्यों दिया? ये बहुत शर्म की बात है, बहुत एम्बैरेसमेंट है। सही अहमद बिलाल साहब, लेकिन ये बात तो आपकी दुरुस्त, लेकिन आपको क्या लगता है कि हुकूमत के एंड पे ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है जिसका बुनियादी मकसद अपोजिशन को थोड़ा सा ख़राब करना है, या आपको लगता है कि जो दो बड़ी जमातें हैं उन्होंने भी माजी में एक मिसाक जमहूरियत किया और वहाँ पे भी बहरहाल ये सोच मौजूद थी कि इस प्रोसेस को ओपन बैलेट के ज़रिए मुकम्मल करना चाहिए सेनेट के इलेक्शन को। तो सर देखा जाए, जहाँ पे आप देखते हैं कि लोअर हाउस के अंदर भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कि शायद वो मेरिट पे पूरे नहीं आते, लेकिन ये तो
अपर हाउस है और इसको कहा जाता है कि पार्लियामान का विजडम होता है सर, कम अज कम इतना आपको ख्याल में होना नहीं चाहिए कि यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड सेट किए जाएं कि उम्मीदवार की कम अज कम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पर उसका इंतखाब बतौर सेनेटर हो? आपको लगता है कि कम अज कम इस तरफ तो जाना चाहिए कि नहीं, ये भी प्रोसेस नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये जो मयार है ये तो सियासत में जो इलेक्शन होता है उसमें इलेक्शन ही मयार होता है, और उसके बाद जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस हैं वो मौजूद होती हैं। उम्र की क्वालिफिकेशन मौजूद है, उसके अलावा आपका 62, 63 पूरे का पूरा मौजूद है। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा आपने चंद टेक्नोक्रेट्स के लिए भी सीटें रखी हुई हैं। सर कोई सर मोहम्मद बूटा कोई हाउसिंग सोसाइटियां चला रहा है, उसके पास लंबे चौड़े पैसे हैं, वो टिकट खरीद के आ जाए, तो आपको लगता है कि उसका कोई सियासी बैकग्राउंड ना हो लेकिन वो सेनेट का हिस्सा बन जाए तो ठीक है? कोई हर्ज नहीं। देखिए, अगर कोई शख्स ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो विजडम रखता है तो जमहूरियत के अंदर आपको उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी चाहिए जो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्राटा से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन अगर उसका कैरेक्टर ख़राब है, अगर उसके कैरेक्टर में कोई नुक्स है, तो उसका आपको 62, 63 के ज़रिए सद्देबाब करना चाहिए। लेकिन ये कि वो हाउसिंग सोसाइटी चला रहा है या वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमने माजी में देखा है, पार्टीशन से पहले की भी असम्बलियों में और इंडिपेंडेंस के बाद की जो असम्बलियाँ हैं उनमें बहुत से ऐसे लोग जिनके पास कोई फॉर्मल तालीम नहीं थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो असल बात यह है कि आपके अंदर कितनी लगन है, कितनी आप सिंसियर हैं और कितना आप चीज़ों को समझने की विजडम है आपके अंदर। वरना हमने देखा है कि डिग्रियां लेके जो लोग आए 2002 की असम्बली में, उन्होंने बहुत मायूस कुन परफॉर्मेंस दिखाई किया। तो अच्छा अहमद बिलाल साहब, क्योंकि सर आप एक ऐसे अदारे के सरबराह हैं जो पार्लियामान के तरीक़ेकार को कदम कदम जानता है, ये बताइएगा सर, आपके करीब क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2/3 अक्सरियत नहीं है, इस तरह का बिल कामयाब हो सकेगा? आइन में तरमीम कामयाब हो सकेगी? नहीं, ज़्यादा इम्कान तो यह है कि कामयाब नहीं होगी। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कामयाब नहीं भी हो तब भी ये मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक स्पिरिट के मुताबिक है कि आप एक चीज़ लेके आए हैं, अवाम में उसको बहस कराई है, इसके बाद आप उसको मतलूबा वोट नहीं भी मिलते तो भी मेरे ख्याल में सियासी तौर पे और डेमोक्रेटिक अंदाज के तौर पे ये एक बेहतर तरीका है। आप हार गए लेकिन आपने ये शो किया कि आप जिस बात पे बिलीव करते थे वही आपने पेश की और जिन लोगों ने अच्छा सर, क्योंकि सर हमारा ज़रा वक्त कम हो रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा आपसे सवाल करना चाहता हूँ सर। जो डुअल नेशनैलिटी वाली चीज़ है उस पर भी आपके कई बार दिलचस्प मज़ामीन आए सामने, जो इन्होंने अब ये रिक्वायरमेंट डाल दी है सर कि ये शर्त होगी कि आप शहरियत छोड़ दें अगर आप जीत जाएं। उस पर आपका क्या कहना है सर? आर्टिकल 63 में जो वो चेंज करेंगे सी को। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर आप के अंदर इतनी भी कमिटमेंट नहीं है पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेटर का हिस्सा बनने के लिए कि आप उसके लिए अपनी एक नेशनैलिटी की कुर्बानी दे सकें, जो आपने फिर भी वापस जाएंगे तो वापस मिल जाएगी आपको, तो फिर आप किस लिए इस झंझट में पड़ रहे हैं? यानी आप ये कुर्बानी भी नहीं देना चाहते और वहीं बैठे हुए उस नेशनैलिटी को कायम रखते हुए आप हिस्सा लेना चाहते हैं कि जीत गया तो छोड़ दूंगा, नहीं जीता तो ठीक है, फिर मेरी नेशनैलिटी तो कायम रहेगी। मेरे ख्याल में ये कमिटमेंट का एक इम्तिहान है जो उस शख्स को देना चाहिए, और अगर वो लेना चाहता है हिस्सा तो फिर छोड़ के आए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसी पर वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी कुछ बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत एक सियासी जमात को इसी वजह से शुरू किया गया था 90 की दहाई में कि करप्शन का खात्मा किया जाए। अब हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत खुद करप्शन में बहुत ज़्यादा मुलव्वस है। नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने तो ट्वीट भी ये किया कि अगर वज़ीर आज़म खुद कीचड़ उछाल रहे थे तो उनकी हुकूमत पर ख़ुद इतने संजीदा इल्ज़ामात हैं। और ये उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की रोशनी में
जिसमें पाकिस्तान ने पिछले साल से उसका ज़्यादा एक कमज़ोर किस्म की उसकी कारकर्दगी थी। अहमद बिलाल महबूब साहब, पहला सवाल तो ये सर कि जब इस तरह की रिपोर्ट्स वाज़े होती हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का यही कहना है कि हम तो बहुत ज़्यादा वसी और कॉम्प्रहेंसिव मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो ये कितनी मुस्तनद है सर, और ये फाइंडिंग्स कितनी मुस्तनद हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तान की ये रैंकिंग है? देखिए, रिलेटिवली स्पीकिंग चीज़ें होती है ना जी, तो मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर जो करप्शन के बारे में एक तासुर को नापने के लिए जो भी कोशिशें हो रही हैं, उनमें दो ही चीज़ें मेरे ख्याल में ज़्यादा काबिल एतमाद है। एक तो वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट के वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स है, उसके अंदर भी आपकी गवर्नेंस के करप्शन के जो ट्रेंड्स हैं वो नज़र आते हैं। और दूसरी जो चीज़ रिलायबल समझी जाती है और कई सालों से इसकी मैथडोलॉजी अप्लाई होने के बाद अब काफ़ी रिफाइन हो गई है, वो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स है। तो मैं इसे समझता हूँ कि ये इन ए रिलेटिव सेंस ये काफ़ी हद तक रिलायबल है, क्योंकि ये किसी एक डेटा सेट के ऊपर रिलाय नहीं करती, मल्टीपल डेटा सेट्स को एक्सेस करती है और उसकी बुनियाद पे फिर एक स्कोर बनाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हद तक रिलायबल एक करप्शन को नापने का तरीका है। ठीक, लेकिन क्या लगता है अहमद बिलाल महबूब साहब, इनफैक्ट ये हुकूमत का तो बयानिया यकीनी तौर पे एंटी करप्शन है, और माजी में देखा गया कि जब जब भी इल्ज़ाम लगता रहा है तो हुकूमतों पे लगता रहा है, सरबराहों पे लगता रहा है। इस वक्त आपको लगता नहीं है कि कम अज़ कम ये इंप्रेशन तो नहीं जा रहा है कि इमरान खान साहब या उनकी जो कोर टीम है कहीं वो इस तरह की बदउनवानी में मुलव्वस है? ये एक डिफरेंस आपको नज़र आता है कि नहीं, इस बार ऐसा है कि आप हुकूमत को नहीं कह सकते कि कहीं बड़े फोरम पे या उस लेवल पे कहीं करप्शन हो रही है, कहीं नीचे जारी सी बात है यकीनन इंस्टीट्यूशंस के अंदर और बाकी मामलात के में चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन कम अज़ कम इसकी सरपरस्ती हुकूमती सतह पे नज़र नहीं आ रही? नहीं, मेरे ख्याल में पिछले चंद माह के अंदर जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें तो एक बहुत बड़ा शक पैदा हो गया है कि हुकूमत के अंदर या इनकम्पिटेंस की वजह से या बदनीयती की वजह से, ये नतीजा दोनों सूरतों में एक ही है कि आपके जो स्कैंडल्स हैं, वीट का स्कैंडल है, आपका शुगर का स्कैंडल है, आपका गैस की इंपोर्ट का स्कैंडल है, इन तमाम मामलात में फिर अब ये ब्रॉडशीट का स्कैंडल है। तो इन तमाम मामलात में डिपेंड करता है कि लोगों का दिल किसकी जानिब है। जो इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, पीटीआई के हामी हैं, वो तो कतई इन बातों को नहीं मानते और उसको आउटराइट रिजेक्ट करते हैं। लेकिन दूसरे कई लोग अब इस बुनियाद के ऊपर ये कहना उनके लिए ज़्यादा आसान हो गया है कि ये बिल्कुल सब चीज़ साफ़ सुथरी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के ऊपर आप जाके तो डांडे बहुत ऊपर जाके मिलते हैं, और वहाँ पे उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं होती, उन लोगों को किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई नहीं होती, और नैब भी जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ को ज़्यादा टारगेट करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में एक केस बिल्ड हो रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़ जो काफ़ी हद तक अब मजबूत है, और वो उसका अक्कासी आपको इस रिपोर्ट में भी नज़र आती है। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये जानते हुए शायद कि इस सवाल का जवाब एक सेगमेंट में तो मुकम्मल नहीं हो सकेगा, लेकिन आपके करीब जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं सामने, और अगर हुकूमत वक्त का भी कहना है कि हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा उनका केस ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है करप्शन के हवाले से, इसका हल क्या है सर? आपने शुगर की बात की, वीट की बात की, एनर्जी की बात की, तो इस सब को सामने रखते हुए पाकिस्तान में करप्शन की कमी किस तरह लाई जा सकती है एक स्ट्रक्चरल तरीके से? देखिए, उसका सिंपल सा तरीका है कि आप जो करप्शन को रोकने के इदारे हैं उनको एक बार बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बना के छोड़ दें और उनको काम करने दें बगैर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के। हमारे मुल्क में जो भी इदारा बनता है उसको फिर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 1949 से काम शुरू हुआ है। वो पोडा, वो प्रोडा, वो एब्डो, ये जितने भी कानून बने हैं
इन सब का अल्टीमेटली यही मकसद था। और फिर अब ये नैब कि उसके ज़रिए से कुछ पॉलिटिकल मकासद हासिल कर लिए जाएं। अकाउंटेबिलिटी और करप्शन को रोकना अगर कभी मकसद था भी तो बहुत जल्दी वो तब्दील हो गया और पॉलिटिकल मकासद के ऊपर फोकस चला गया। अगर आप इन चीज़ों को काम करने दें और ये आज़ाद हों अपना काम करने में, तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। एक अच्छा सा निज़ाम बना के छोड़ दें। नैब का कानून बुरा नहीं था, नैब का सिस्टम भी बुरा नहीं था, लेकिन नैब के ऊपर फिर जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया माजी में, उसके ऊपर सवालात उठाए जा सकते हैं कि वो ठीक सिलेक्शन थी या नहीं। लेकिन अगर ठीक लोग सिलेक्ट होकर उनको छोड़ देंगे, बजाय एक आदमी के एक कमीशन बना देंगे, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन पहली बात यह कि आपकी नीयत क्या है और आपकी विल क्या है। नीयत अगर यह है कि करप्शन से निजात पानी है, तो फिर आपका यही तरीका है। लेकिन अगर आप पूरा फोकस इसी बात पे लगाएंगे और सियासी मकासद ही हासिल करते रहेंगे, तो फिर ज़ाहिर है कि ये काम नहीं होगा। अब ये हो रहा है कि प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है, कम्युनिकेशन बहुत हो रही है, नैरेटिव बहुत बिल्ड हो रहा है और इसका मीडिया के अंदर चर्चा बहुत हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो काम है वो बहुत कम हो रहा है। लेकिन बिल्कुल आपने अहमद बिलाल साहब दुरुस्त कहा है। ख़ुद चेयरमैन नैब जब ये फरमाएँ कि बहुत सारे नैब अफसरान के मुतालिक भी उन्हें शिकायत मसूल होती हैं कि वो पोस्टिंग ट्रांसफर्स दीगर इदारों के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक लगता है ऐसे कि माजी में जो इन इदारों के अंदर लोगों की इंडक्शन हुई उसमें भी मेरिट को नहीं देखा गया। लेकिन ये हुकूमत वक्त तो सर एक कानून भी लेके आई थी विसल ब्लोअर का, तो हमारी यहाँ लगता है कि आम आदमी की भी कोई विल वहाँ पर भी नज़र नहीं आ रही कि करप्शन, क्योंकि मुतासर तो आम आदमी होता है, वहाँ से भी हुकूमत को कोई सपोर्ट नहीं मिल पाई कि कोई निशानदेही हो कि जिसमें बताया जाए कि कहाँ कहाँ किन जगहों पे करप्शन हो रही है, वो पटवारी कर रहा है या वो कोई और कर रहा है। तो इसकी क्या वजूहत आपको लगती है कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन इस कैंपेन में वो भी कहीं मिसिंग है? देखिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन उस वक्त ज़्यादा होती है जब लोगों का एतमाद बहुत होता है, जब लोगों को ये पता हो, क्योंकि इस किस्म के काम में रिस्क भी बहुत होता है, आपकी जग घसाई भी बहुत होती है, वक्त भी ज़ाया होता है, वसाइल भी लगते हैं। अगर आप किसी के बारे में शिकायत करें या किसी के बारे में कोई केस लेके जाएं, तो इतना बड़ी रिस्क आप लेंगे, अपना वक्त भी लगाएंगे, एफर्ट भी लगाएंगे, जब आपको कोई उम्मीद हो कि इसके मुताबिक कोई काम होगा और कोई फ़ैसला होगा, और फैसला सिर्फ एक ही फोरम पे नहीं होगा, आगे जाके भी अल्टीमेटली भी फ़ायदा होगा। तो लोगों का बुनियादी तौर पे एतमाद कमज़ोर है। एतमाद अगर मजबूत करेंगे तो लोगों की पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाएगी। ठीक, बिल्कुल। आखिर में अहमद बिलाल साहब, इसी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के हवाले से आपने अभी ऑर्डिनेंसेस पे भी आपका ये डॉन में ऑपेड आया है। वजारत कानून का कहना है सर कि जो ऑर्डिनेंसेस की अक्सरियत है वो तो वैसी एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट में तब्दील हो जाते हैं, जबकि अब वज़ीर आज़म साहब का खुद कहना है कि जब तक सेनेट में इंतखाबात नहीं होते हमारी 2/3 अक्सरियत नहीं होगी, और जब तक वो नहीं होगी तो हम ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए ही काम चलाएंगे। तो इसका मुतबादिल क्या है अहमद बिलाल महबूब साहब? आप तो लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करते रहते हैं। देखिए, ये जो थिंकिंग है ना कि हम ब्रूट मेजॉरिटी की बुनियाद पे कानून बनाएंगे, ये फ्लॉड है, ये जमहूरियत की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। मकसद ये नहीं होता कि लोग आपके साथ हैं, आपकी पार्टी के लोगों की अक्सरियत है तो अब आप कानून बनाते चले जाएं। अगर आपकी अक्सरियत हो भी तो भी आपको जो माइनॉरिटी है उसको साथ मिला के, उनको इंक्लूसिव बना के फिर आपको कानून बनाना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए। कई दफ़ा ऐसा मुमकिन नहीं होता, फिर आपकी ज़ाहिर है मेजॉरिटी के साथ फैसले होते हैं और कानून साजी होती है, लेकिन पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सब लोगों को शामिल किया जाए, ना कि उस वक्त का इंतज़ार किया जाए। अभी भी आप देखिए, ऑर्डिनेंस की बजाय तरीका ये है कि आप कानून लाएं, असम्बली के अंदर बहस करें, वक्त लगाएं, कोशिश करें कन्विंस करने का, और पब्लिक प्रेशर भी पड़ेगा। अगर आपका कानून अच्छा है और लोग उसका साथ नहीं दे रहे अपोजिशन, तो खुद अपोजिशन पे भी बोझ पड़ेगा। लेकिन ये जमहूरियत जो है ना, थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। हम चाहते हैं कि पुश बटन के साथ हो जाए, हम अपनी असेंबली में लेके आए, इधर उसके मुताबिक वो कानून बन जाए। तो ये तो तरीका जमहूरियत के हिसाब से ठीक नहीं है, उसके फ़ायदा भी देर बाद नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे इस तमाम अहम कानून साजी के बारे में तो, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत वक्त ने ब्रॉडशीट से ताल्लुक़ रखने वाले कमीशन के TORs अब नोटिफाई कर दिए हैं। जनाब शराजी साहब, TORs काफ़ी वसी हैं और उनमें ये भी शामिल है सर कि 1990 के बाद से जो भी लूटी हुई दौलत के ज़रिए आपने बाहर असासे बनाए हैं उस पर भी पूरी तौर पर तहकीक की जाए, और ये कि ये प्रॉपर्टीज़ अभी तक बहाल क्यों नहीं हो पाई। आज आपने देखा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप है वो अभी भी गुस्से का इजहार कर रही है कि ये सब का सब किस तरह हुआ, कैसे हुआ। क्या कहते हैं शराजी साहब? एक तो ख़ुद जो एक रुकनी कमीशन बना है, जो शख्सियत उनको अपॉइंट किया गया इस कमीशन का सरबराह, वो ख़ुद कंट्रोवर्शल हो चुके हैं। अगरचे मरीम नवाज़ साहबा ने बात की है कि वो एक मुतनाज़ा जज उनके ख़्याल में, साबिक जज, और उनको इसका सरबराह नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात यह है कि अगर उन्होंने मासी में कोई ऐसा काम किया है कि जो उनके ख़्याल में मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आता है तो उसको फिर कंडीशनल नहीं करना चाहिए और कौम के वसी तर मफाद में फिर उनको बता देना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि अगर वो कमीशन की सरबराही से हट जाते हैं तो फिर तो वो खामोश रहेंगी, और अगर वो कमीशन के सरबराह रहते हैं तो फिर मरीम नवाज़ साहबा कुछ फैक्ट्स रिवील करेंगी। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। फिर ये तो लगता है कि सीधी सीधी सियासत हो रही है और आप एक उसको इस थ्रेट को बतौर बारगेनिंग चिप आप इस्तेमाल कर रही हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जो लीडर्स होते हैं वो कौम के वसी तर मफाद में फिर बात कर जाते हैं, वो किसी ख़ास मौके का इंतज़ार नहीं करते और ना ही इस तरह की चीज़ों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं एक तो ये कहूँगा। साथ में बड़ी हैरान कुन बात है, आपने ठीक कहा कि TORs आ गए हैं और बड़ा उनका जो दायरा है वसी कर दिया गया है, और 90 की दिहाई में भी जो करप्शन हुई है उसको भी खोजने की और उनके ज़िम्मेदारों को भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। लेकिन असल मैं हैरान ये हूँ कि 45 दिन के वक्त में ये क्या मुमकिन हो पाएगा। इससे पहले हमने पनामा में देखा है कि एक JIT बनी थी और उसको कुछ 6 माह का वक्त दिया गया, तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत एक्सटेंशन हुई थी। 2 बार उसको अपना वक्त एक्सटेंड करवाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट से कि ये मुनासिब वक्त नहीं, हमें कुछ और वक्त चाहिए और हमें अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसमें वैसे शराजी साहब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो गैर हतमी नोटिफिकेशन है जो कि सर्कुलेट हो रहा था और जिसके ऊपर कोई गजेटेड नोटिफिकेशन तो नहीं नज़र आ रहा, उसमें कहीं टाइम लिमिट नहीं दिया हुआ था। मेक ऑफ दैट व्हाट यू विल कि इसकी क्या वो तो है, बट शुरू में जो वज़ीर 45 दिन की बात की थी शुरू में, सही के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पेसिफिकली ये कहा गया था सही कह रहे हैं, इस कमीशन के पास 45 दिन का वक्त होगा और 45 दिन के अंदर वो रिपोर्ट अपनी फाइंडिंग्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर को पेश करेंगे। तो मेरा ख्याल में खैर इस पे वो सेकंड थॉट जरूर ले सकते हैं, लेकिन अगर उसमें टाइम लिमिट नहीं है ऐसा, तो फिर तो मुझे लगता है कि बुनियादी तौर पे ये एक पॉलिटिकल मूव है और कुछ और मामला से तवज्जो हटाने के लिए आपने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है। और एक शख्स अगर तहकीकात शुरू करे और वो भी 90 की दहाई से लेके तो 2020 तक के मामले को देखे, तो मुझे लगता है फिर ये कई सालों की कहानी है और सर कम अज कम फिर खान साहब के दौरे हुकूमत में तो मुकम्मल नहीं हो पाएगी। और वही सर, मैं शायद आपके नुक्ते पर ही फॉलो अप करते हुए ये बात एक सामने आती है कि ये तो आपने एक बिल्कुल ही एक नया इशू बना लिया कि ये ब्रॉडशीट का इशू है, उसमें कमीशन बैठेगी, 2017 के एक्ट के तहत ये बाइख्तियार होगी। लेकिन शायद घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं शराजी साहब कि जब ये हुकूमत आई थी तो यही था कि अक्रॉस द बोर्ड हम सबको सजाएं देंगे। एक तो हम वो नुक्ता रहने देते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो आपके अहम इत्तेहादी हैं, किस रफ्तार से उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो ख़त्म हुए जा रहे हैं। साथ में जो इतने बड़े स्कैंडल हैं जिनका अभी अहमद बिलाल साहब ने भी जिक्र किया था, उनसे जो अशखास जुड़े हुए हैं, चाहे वो चीनी का बहरान हो, तवानाई का बहरान हो, आटे का बहरान हो, और कुछ ऐसे तो स्कैंडल हैं जिसमें सीनियर वज़रा के भी नाम सामने आए थे, क्या उनके साथ कुछ हुआ? और अगर ये भी चीज़ छोड़ दें शराजी साहब कि ये गैर जानिबदार कितने हैं या जानिबदार कितने हैं, तो जो केसेस आपने इस सियासी हिज़्ब इख्तिलाफ के मुतालिक इनहेरिट भी किए हैं, वो पनामा से जुड़े हुए हों, जो फ्लैगशिप का केस है, एवन फील्ड का केस है, अजीज़िया स्टील का केस है, तो उसमें भी आपको देखना होगा कि जो आपके आज़ाद अदारे हैं या कहने को खुद मुख्तार अदारे हैं, क्या उसमें उन्होंने मज़ीद कोई कन्विक्शन सिक्योर की हैं? क्या उसमें किसी को सज़ा हुई है? क्या जो सीनियर आपकी सियासी क़यादत है जिनका अपोजिशन पार्टी से भी ताल्लुक़ हो,
और इसलिए वो आप पे तनकीद करते हैं कि वन साइडेड है, उसमें भी शराजी साहब क्या प्रोग्रेस हुई है? कतन कोई प्रोग्रेस अगर होती तो मेरा ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ जब ज़मानतों की दरख्वास्तें जाती हैं, जब बाकी को इनडायरेक्टली नैब से मुतल्लिक जब गुफ्तगू होती है जी, तो वहाँ तो जिस अंदाज में गुफ्तगू की जा रही है और आला तरीन अदलिया के जजेस फरमा रहे हैं इस इदारे के बारे में, वो आपके सामने है कि इनके कॉम्पिटेंस से लेकर इनकी नीयत हर मामले पे शक किया जा रहा है। मुझे तो असद ये लगता है कि जब ये हुकूमत को अपनी मुद्दत ख़त्म करने जा रही होगी तो हमें खान साहब की एक और स्टेटमेंट, बड़ी दिलचस्प स्टेटमेंट सुनने को मिलेगी जी। वो ये फरमा रहे होंगे कि हमें तो बाद में पता चला है कि जो नैब है ये भी अपोजिशन के साथ मिली हुई है और सारे मामले को इस तरह कोई ढीले अंदाज में आगे लेके चले कि ताकि कन्विक्शन हो ही ना किसी की। तो मुझे तो ये खतरा लग रहा है कि जिस तरह नैब का इदारा इस सारे मामले को आगे लेके चल रहा है, और तो मुझे नहीं लगता कि किसी की कन्विक्शन हो पाएगी। हर मामले में आप लोगों को गिरफ्तार करते हैं, 6-6 माह तक, 8-8 माह तक, 1-1 साल तक जेर हिरासत रखते हैं, और जब अदालतों में जमानत के केसेस जाते हैं तो आप मजीद वक्त मांगते हैं, फिर अदालतें आपको मजीद वक्त देने से इनकार करती हैं। और अगर 10 माह की या 8 माह की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी नैब का इदारा रेफरेंस दायर करने की पोजीशन में नहीं आता तो मैं हैरान हूँ। मतलब बड़ी अजीब सी बात है ना, एक तरफ मादी वाला साहब को आपने नोटिस भिजवाया, वो गए नहीं या उन्होंने एक आध दफ़ा गए और उसके बाद उनके खिलाफ रेफरेंस आ गया, और दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक हो, ख्वाजा आसिफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, यू नेम इट, कितने लोग हैं जिनको आपने कई माह से जेर हिरासत रखा हुआ है, बट उनके खिलाफ अभी तक रेफरेंस नहीं आ रहा। और जहाँ रेफरेंस आए भी हैं वहाँ पे आपके पास इतनी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि आप लोगों को कन्विक्ट करा सकें। तो मेरा ख्याल है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो इदारा इस सारे प्रोसेस का जिम्मेदार है उसकी परफॉर्मेंस इतनी पुअर है कि बुनियादी तौर पे उससे ख़ुद तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, बल्कि उससे सिर्फ़ और सिर्फ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो तो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो रही है, लेकिन करप्शन आपने खुद देखा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिसके अंदर और हम 4 दर्जे नीचे गिर गए हैं, उससे तो लगता है कि मकासद हासिल नहीं हो रहे, बल्कि इस बुनियाद पे खुद PTI जो है वो अवाम की नज़रों में और आलमी इदारों की नज़रों में डिफेम हो रही है, बाकी इसके अलावा तो कोई अचीव नहीं हो रहा। अच्छा, इसके साथ शराजी साहब जो PTI की तनकीद है अपोजिशन की क़ुव्वतों पर, और ये शायद अहमद बिलाल साहब की बात से भी रिलेटेड है कि पार्लियामान में आएँ, बहस करें, और ये एक मेहनत तलब काम है कि आप जो जमहूरी मंसूबा है उसके सतूनों को मज़ीद मजबूत किया करें। सिर्फ PTI का कहना है कि जी ये हमें ब्लैकमेल करते हैं जब ये बैठते हैं हमारे साथ, बेशक वो आलमी बरादरी के लिए भी अहम तरीन कानून साजी हो, फैटफ की आप कानून साजी ले लें या जो आपके बाकी बैनुल अक़वामी ऑब्लिगेशंस हैं उनको आप ले लें, ये घूम फिर के कहते हैं कि जी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऑर्डिनेंस को जब तक आप चेंज नहीं करेंगे और जब तक आप उसको बिल्कुल टूथलेस कर देंगे, बिल्कुल ही बेयारो मददगार कर देंगे, तो तब तक हम मुतमईन नहीं होंगे। उस वजह से हम ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए काम चला रहे हैं, इस तरह सरकमवेंट कर रहे हैं। उसको किस तरह देखते हैं शराजी साहब? नहीं, मेरा ख्याल है यार, देखें बुनियादी तौर पे हुकूमत का इस मामले में मुझे बयानिया को ज़्यादा दुरुस्त नज़र नहीं आ रहा। अगर वो तरामीम कुछ लेके आए भी थे तो कोई एक कॉमन पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक किया जा सकता था। इससे पहले जो आपने इक़दामात लिए हैं, गोया कि आपने बिजनेस कम्युनिटी को और ब्यूरोक्रेसी को आपने नैब के एम्बेड से कुछ अर्से तक तो निकाला ना, एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके बाद ये तय हुआ था कि ब्यूरोक्रेसी के मामलात या बिजनेस कम्युनिटी के मामलात नैब नहीं देख सकता। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके जहन में भी ये बात मौजूद है कि सिस्टम को, निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए नैब के इदारे की कई हदूद का तयन होना चाहिए, उनके इख्तियारात का तयन होना चाहिए, बाकी मामलात को भी एड्रेस करना चाहिए। एक ब्रैकेट कोई हमें बनानी चाहिए कि किस सतह की और किस नौइयत की करप्शन जो है वो नैब के दायरा कार में आएगी। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई तरामीम उन्होंने तजवीज़ की भी थी अपोजिशन ने और आपके ख्याल में कुछ ज़्यादा माकूल नहीं थी, लेकिन आप खुद भी तो इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि नैब का इदारा जिस अंदाज में चल रहा है ये दुरुस्त नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरा ख्याल में जो आपने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतसाब कमीशन बनाया था, या तो उसके मामले पे आप कौम से माफ़ी मांगे, अपोजिशन से माफ़ी मांगे कि आपने वो गलत इकदाम उठाया था, क्योंकि आप इस
नैब के दायरे से इत्तेफाक नहीं करते थे, तभी आपने वो कमीशन बनाया था, वो के बाद में उसके ऊपर आपने ताले लगाए। तो मेरा ख्याल है अगर आप इसी बयाने को लेके चलेंगे कि ये तो एनआरओ मांग रहे हैं, ये तो उसको टूथलेस कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है और ख़ुद आपके लोग भी ये कहते हैं, वो भले कैमरों के ऊपर ना कहें, कैमरों के सामने ना कहें, बट उनका ख्याल भी ये है कि नैब का जो कानून मुशर्रफ दौर का दिया हुआ है, बहरहाल उसके अंदर अमेंडमेंट्स आनी चाहिए। जब तक वो अमेंडमेंट नहीं आएंगी तब तक बेहतर अंदाज में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ना तो इदारा अपने मकासद हल कर पाएगा, और दूसरा वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो एक तासुर है जो काफ़ी तक लगता है कि तकवीत पा रहा है, वो भी ज़ायल नहीं हो पाएगा। और शायद ये भी सर आयरॉनिक चीज़ है शराजी साहब के एक फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे, ना तो किसी जमहूरी क़ुव्वत ने उस कानून को ठीक किया, लेकिन वो भी जो कानून था वो सैफुर रहमान का दिया हुआ था। इसी पर इजाज़त लेंगे। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।